नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आप सभी के सकुशलता की कामना करते हुए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। इस पर चर्चा करेंगे। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रमोशन एग्जाम के तौर पर भी और निजी जानकारी के हिसाब से बैंकिंग कार्यकलापों में इसके उपयोगिता के बारे में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है CGTMSE। जी हाँ, CGTMSE के बारे में डिटेल जानकारी आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि CGTMSE क्या है। दरअसल CGTMSE एक ट्रस्ट है जिसको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कहते हैं। जी हाँ, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यूनिट्स के देश की अर्थव्यवस्था में योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने कमेटी बनाई थी, एस एल कपूर की कमेटी, और उसके रिकमेंडेशन से, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन से इस संस्था की स्थापना की थी जिसको बोलते हैं CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। जी हाँ, स्कीम इज ऑपरेटेड बाई CGFT जिसको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बोलते हैं। यह योजना जो है CGFT ऑपरेट करता है, जिसको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बोलते हैं, और इसकी स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट और सिडबी के द्वारा की गई थी। CGFT इज एस्टेब्लिश्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिडबी, जिसकी स्थापना SL कपूर कमेटी के स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन से की गई थी। समझते हैं कि CGTMSE जो ट्रस्ट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लोन विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी एंड थर्ड पार्टी गारंटी। इनका उद्देश्य है कि बिना कोलेटरल और थर्ड पार्टी गारंटी के ऋण सुविधा प्रोवाइड कराना, उनको गारंटी प्रोवाइड कराना। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई एंटरप्रेन्योर जो है बैंक में आता है, बढ़िया बिजनेस प्रोजेक्ट लेके आता है बैंक में, तब बैंकें जो हैं कोलेटरल सिक्योरिटी मांगती हैं और कोई गारंटी मांगती हैं, क्योंकि बिजनेस या तो सक्सेस हो सकता है या तो फेल भी हो सकता है। इसलिए बैंकें उस सिक्योर करने के लिए, अपने ऋण को सिक्योर करने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी मांगती हैं और थर्ड पार्टी गारंटी मांगती हैं जो उनको एक्सेप्टेबल हो। लेकिन उनकी कमी की वजह से एंटरप्रेन्योर्स को ऋण नहीं मिल पाते थे। इसी समस्या के समाधान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और सिडबी ने मिलकर एक ट्रस्ट की स्थापना की जिसको CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ऐसे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जिनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है और थर्ड पार्टी गारंटी भी नहीं है, उनको ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये CGTMSE का उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है। चलिए दोस्तों, समय बदला है, परिवर्तन हुआ है, समय के साथ साथ बोलचाल में परिवर्तन हुआ है, मीटिंग्स में परिवर्तन हुआ है, रहन सहन में परिवर्तन हुआ है। कोरोना महामारी ने विश्व को देखने का परिदृश्य बदला है। हमारे जीवन में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। इसी कड़ी में परिवर्तन को देखते हुए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के डेफिनेशन में भी परिवर्तन हुआ। हाल ही में कोरोना महामारी संकट से लड़ने के लिए सरकार ने जो राहत घोषणा की है उसके तहत MSME की डेफिनेशन में परिवर्तन किए हैं। तो आइए समझते हैं कि MSME के डेफिनेशन में क्या बड़ा बदलाव किया गया है। MSME होता था, उनके डेफिनेशन जो आधार होता था इन्वेस्टमेंट के आधार पर होता था, और जो एंटरप्राइजेस होते हैं वो दो किस्म के एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस। तो देखा जाता था कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस अगर है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है, उसके आधार पर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का वर्गीकरण किया जाता था। और अगर सर्विस इंटरप्राइजेस है तो देखा जाता था कि इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स में कितना है, उसके आधार पर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम का वर्गीकरण किया जाता था। तो देखते हैं कि पहले जो वर्गीकरण था MSME का वो किस तरह से था। अगर कोई यूनिट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और अगर उसमें इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी का 25 लाख तक है तो वो माइक्रो कहलाता था। अगर 25 लाख से 5 करोड़ का है तो वो स्मॉल कहलाता था, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी का किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो वो है मीडियम कहलाता था। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी तरह सर्विस इंटरप्राइजेस में अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक है तो माइक्रो कहलाता था, 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल कहलाता था, और 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है तो वो मीडियम कहलाता था। लेकिन इसमें परिवर्तन किए गए हैं, नए MSME के डेफिनेशन दिए गए हैं, और नए डेफिनेशन के आधार पर इनको कंपोजिट क्राइटेरिया दे दिया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो। उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कंपोजिट क्राइटेरिया इस तरह दिया है, इन्वेस्टमेंट को भी दिया है और टर्नओवर को भी दिया है, एनुअल टर्नओवर को। अगर इन्वेस्टमेंट उसमें 1 करोड़ तक का है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो चाहे सर्विस, दोनों को मिला के अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो वो माइक्रो कहलाएगा। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और 5 करोड़ का टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, तो वो यूनिट जो है वो माइक्रो कहलाएगा। अगर किसी इंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक है और उसका टर्नओवर जो है 50 करोड़ तक है तो वो यूनिट जो कहलाएगी वो है स्मॉल कहलाएगी। और अगर कोई यूनिट उसमें इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ से ऊपर और 20 करोड़ तक है और
टर्नओवर जो है 100 करोड़ तक है तो वो यूनिट जो है मीडियम कहलाएगी। तो ये नए परिवर्तन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में किया गया है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के तौर पर इसको याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी संभावना लेकर आएगा कि इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो एलिजिबिलिटी है कि बिना कोलेटरल के और थर्ड पार्टी के जो लोन होंगे वो मैक्सिमम लोन कितना होंगे, चाहे वो फंड बेस हो नॉन फंड बेस हो, तो वो 200 लाख होंगे, मतलब 2 करोड़ मैक्सिमम लोन मिल सकता है। पहली एलिजिबिलिटी है कि इस योजना के तहत जो गारंटी प्रोवाइड होता है इसके तहत जो बोरोवर है वो 2 करोड़ तक के मैक्सिमम लोन ले सकता है CGTMSE गारंटी के तहत बिना कोलेटरल के और बिना थर्ड पार्टी गारंटी के। अब इसमें यूनिट शुड बी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो यूनिट इसमें लोन दिए जाएंगे वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस होने चाहिए। अगली बात इससे जो जुड़ी हुई है, लोन इज गिवन विदाउट कोलेटरल और विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी। लोन जो है ऐसे लोन पर क्रेडिट गारंटी जो मिलेगा जिस पर विदाउट कोलेटरल लिया गया है या थर्ड पार्टी गारंटी नहीं लिया गया है। अब नया एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है CGTMSE ने, उसको बोलते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। अगर कोई बोरोवर जो है कुछ सिक्योरिटी देता है, कोलेटरल सिक्योरिटी देता है, तो भी उसको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट मिल जाएगा, उसमें गारंटी मिल जाएगी, लेकिन डिफरेंस अमाउंट के लिए जो है वो CGTMSE क्लेम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। CGTMSE हैड इंट्रोड्यूस ए हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोडक्ट अलाउिंग गारंटी कवर फॉर द पोर्शन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी नॉट कवर्ड बाय कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब जितनी सिक्योरिटी लोन में कवर हो रहा है उसके अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है उसके कवरेज के लिए CGTMSE मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि कौन कौन से क्रेडिट फैसिलिटी हैं जो इस योजना के अंतर्गत एलिजिबल नहीं है। पर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ऋण सुविधाएं हैं जहां पर ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑलरेडी कवर अंडर DICGC। अगर कोई ऋण सुविधा ऑलरेडी DICGC के अंदर कवर है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के कवर में है, तो उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगली बात है कि अगर गवर्नमेंट के किसी भी गारंटी में कवर है, इफ़ ऑलरेडी कवर्ड अंडर एनी अदर गवर्नमेंट गारंटी, अगर गवर्नमेंट ने गारंटी ली हुई है उस लोन पे तो वो भी एलिजिबल नहीं है। और अगली बात है इफ़ ऑलरेडी कवर अंडर मुद्रा गारंटी स्कीम थ्रू NCGTC, अगर मुद्रा गारंटी के तहत ऑलरेडी कवर्ड है तो भी उसको CGTMSE नहीं मिलेगा। और एक और भी बात है कि अगर एजुकेशन संस्थाएं हैं, एजुकेशन लोन्स हैं और एजुकेशन संस्थाएं, उनको भी CGTMSE कवर नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं गारंटी कवरेज कितना मिलता है। जी हाँ, CGTMSE में क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन दिए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी देती है, CGTMSE गारंटी देती है कि भाई आप लोन दे दीजिए, बिजनेस सक्सेसफुल रहा तो ठीक बात है, अगर किसी कारणवश खाता खराब हुआ तो जो CGTMSE आपको पेमेंट कर देगा, जितनी की गारंटी लिया उतना पेमेंट कर देगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके तहत बैंक उन लोन दे देती हैं और एंटरप्रेन्योर जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में वो भागीदार बन जाते हैं। अब समझते हैं इसमें गारंटी कवरेज क्या है, वो गारंटी कवरेज का मतलब क्या है। गारंटी कवर मीन्स मैक्सिमम कवर अवेलेबल पर एलिजिबल बोरोवर ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। अगर कोई वित्तीय संस्था, अगर कोई बैंक उनको लोन दिया गया है तो वो मैक्सिमम कवरेज जो है एक एलिजिबल बोरोवर को जितना है अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट, जितना अमाउंट डिफ़ॉल्ट करता है वही वो मैक्सिमम गारंटी कवरेज होता है। सपोज किसी ने एक करोड़ का लोन लिया है और उसमें कवरेज उसमें 50 लाख का है, अगर 50 लाख का कवरेज है तो 50 लाख में जो अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट होगा उसी को ही गारंटी कवरेज माना जाएगा। जो अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट है उसका क्लेम करेंगे, इसको गारंटी कवरेज बोलते हैं। गारंटी कवर मीन्स मैक्सिमम कवर अवेलेबल पर एलिजिबल बोरोवर, पर एलिजिबल मैक्सिमम कवर जो होगा। अब इसको डिटेल से हम आगे समझेंगे कि किस तरह अलग अलग यूनिट्स में कितना कितना मैक्सिमम गारंटी कवर होता है। तो सबसे पहले आप समझ लें कि हम इसमें कितना कितना मैक्सिमम लोन देते हैं। अगर CGTMSE स्कीम के तहत अगर लोन दिया जा रहा है और वो रीजनल रूरल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो मैक्सिमम लोन जो है 50 लाख का होगा। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है तो CGTMSE के तहत अगर लोन दिया गया है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को तो मैक्सिमम 50 लाख होगा। अगर रिटेल ट्रेड के लिए लोन दिया जा रहा है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस में, रिटेल ट्रेड के लिए अगर लोन दिया जा रहा है तो वो 100 लैक्स होगा, 1 करोड़ होगा। पहले ये 10 लाख था, इसको बढ़ाकर 100 लैक्स किया गया। मतलब रिटेल ट्रेड अगर करते हैं, ट्रेडिंग है, तो वो 100 लैक्स होंगे। और अदर जो होंगे फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, चाहे शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए हो चाहे NBFCs के लिए हो, तो वो 200 लाख होंगे। मतलब मैक्सिमम फाइनेंस जो है 2 करोड़ होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए RRB के लिए 50 लाख, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 50 लाख
और रिटेल ट्रेडिंग के लिए 100 लाख, और मैक्सिमम जो लोन इसमें फंड बेस और नॉन फंड बेस क्रेडिट फैसिलिटी है वो 200 लाख, मतलब मैक्सिमम लोन इसमें मिलेगा 2 करोड़, जिसमें गारंटी कवरेज सीजीटीएमएससी का उपलब्ध होगा। तो चलिए समझते हैं कि एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवर किस तरह से मिलता है। एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवर के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए अगर वुमेन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, और दूसरे के लिए इसमें कितना कितना मैक्सिमम कवर मिलेगा सीजीटीएमएससी के तहत। आइए इसको डिटेल तरीके से समझते हैं। कुछ कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, माइक्रो इंटरप्राइजेस, वुमेन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और ऑल अदर्स, और रिटेल ट्रेड के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर माइक्रो इंटरप्राइजेस है और 5 लाख तक के लोन है तो उसको गारंटी कवर मिलेगा मैक्सिमम 85% या मैक्सिमम इन अमाउंट 4,25,000। जी हाँ, अगर वो 5 लाख से ज़्यादा और 50 लाख का लोन है और वो माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए है तो मैक्सिमम कवरेज मिलेगा, जो गारंटी कवर मिलेगा वो है 75%, 75% ऑफ मैक्सिमम या ₹37.50 लैक्स। और अगर 50 लाख से ज़्यादा है और 2 करोड़ तक है, 50 लाख से 200 लाख तक है और वो माइक्रो इंटरप्राइजेस है तो वो है 75% ऑफ अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट अमाउंट मैक्सिमम 150 लैक्स। जी हाँ, अगर 50 लाख से ऊपर है और 2 करोड़ तक का है तो 75% जो है गारंटी कवरेज मिलेगा। अब इसी को समझते हैं, अगर वुमेन बोरोवर है या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बोरोवर हैं तो उनको कितना गारंटी कवरेज मिलेगा। अगर लोन अप टू 50 लैक्स है, अप टू 50 लैक्स अगर लोन है तो उनमें मैक्सिमम कवर मिलेगा 80% ऑफ कवरेज मिलेगा, और मैक्सिमम जो है 40 लैक्स, 80% मैक्सिमम मिलेगा और मैक्सिमम इन रुपीज़ 40 लैक्स मिलेगा। और अगर 50 लाख से ज़्यादा 2 करोड़ तक है तो 75% ऑफ अमाउंट डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम रुपीज़ 150 लैक्स। जी हाँ, अगर 50 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ तक के लोन है तो उसमें 1.5 करोड़ तक का मैक्सिमम कवर 75% के तौर पे मिलेगा वुमेन में। जी हाँ, माइक्रो इंटरप्राइजेस में आपने देख लिए 5 लाख तक है तो 85% कवरेज, 5 से 50 लाख है तो 75% कवरेज, और अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक है तो 75% कवरेज। और वुमेन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर देखेंगे तो 50 लाख तक 80% का कवरेज, मैक्सिमम 40 लैक्स, और 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक 75% का कवरेज। अब ऑल अदर, इनके अलावा माइक्रो इंटरप्राइजेस और वुमेन इंटरप्राइजेस के अलावा अगर स्मॉल इंटरप्राइजेस अदर हैं तो उनमें मैक्सिमम जो 50 लाख तक है कवरेज मिलेगा 75% मैक्सिमम या ₹37.5 लैक्स मैक्सिमम। और अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक है तो 75% ऑफ अमाउंट डिफ़ॉल्ट ₹1 करोड़ 50 लैक्स मैक्सिमम। अगर ऑल अदर के लिए देखेंगे तो मैक्सिमम 75% कवरेज मिलेगा, जिसको मैक्सिमम इन रुपीज़ बोलेंगे तो 150 लैक्स मैक्सिमम है। तो अब समझते हैं कि अगर कोई रिटेल ट्रेड में गारंटी कवर लिए हुए हैं, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज रिटेल ट्रेड में गारंटी कवर लिए हैं तो उसमें कितना कवरेज मिलेगा। मैक्सिमम कवरेज रिटेल में 50% ऑफ अमाउंट डिफ़ॉल्ट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 50 लैक्स है, क्योंकि देखिए रिटेल ट्रेड में मैक्सिमम लोन 1 करोड़ होता है तो इसमें कवरेज मिलेगा, गारंटी कवरेज जो है 50% गारंटी कवरेज मिलेगा, मतलब वो मैक्सिमम 50 लैक्स ही उसमें कवरेज मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे कैसे होगा। तो एक सरल तरीके से समझ लें, माइक्रो इंटरप्राइजेस है 5 लाख तक 85%, 5 से 50 लाख तक 75%, 50 लाख से 200 लाख तक 75%। वुमेन्स है, वुमेन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो 50 लाख तक 80%, 50 लाख से ऊपर 75%, ऑल अदर में 75% मैक्सिमम 1 करोड़ 50 लाख मैक्सिमम कवरेज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं कि जो कवरेज मिलता है, जो गारंटी देती है सीजीटीएमएससी ट्रस्ट जो है, तो वो क्या करती है, गारंटी फीस लेती है। गारंटी कवर लेने के लिए वो एक फ़ीस लेती है और उस फीस के बारे में समझते हैं कि वो फीस कितनी होती है गारंटी कवर लेने के लिए। दोस्तों, जो सीजीटीएमएससी है गारंटी कवर लेने के लिए जो अपफ्रंट गारंटी फ़ीस लेती है और फीस लेने के बाद उसको गारंटी प्रोवाइड करती है, तो फीस किस तरह से होती है वो हम बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, अगर क्रेडिट फैसिलिटी किस हिसाब से 5 लाख तक है तो फीस अलग होती है, 5 से 50 लाख तक है तो फीस अलग है, 50 लाख से ऊपर 200 लाख तक है तो फीस अलग है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं, अगर 5 लाख तक का लोन है तो फीस कितनी होगी, और अगर वो लोन जो है वुमेन माइक्रो इंटरप्राइजेज यूनिट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है तो जो गारंटी फीस ली जाती है, जिसको अपफ्रंट फीस बोलते हैं, वो 1% प्लस रिस्क प्रीमियम एज पर एक्सटेंड गाइडलाइन ऑफ ट्रस्ट, मतलब 1% फीस ली जाएगी प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम को डिटेल बाद में समझेंगे। रिस्क प्रीमियम एज पर एक्सटेंड गाइडलाइंस ऑफ द ट्रस्ट। और अगर 5 लाख से ज़्यादा है और 50 लाख तक है, अबव ₹5 लैक्स एंड अप टू ₹50 लैक्स है, और वो वुमेन माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं तो 1.35% प्लस रिस्क प्रीमियम एज पर गाइडलाइन ऑफ ट्रस्ट।
और अगर अदर्स है तो 1.50% प्लस रिस्क प्रीमियम एज पर एक्सटेंड गाइडलाइन ऑफ ट्रस्ट। समझ लीजिए। अब इसके बाद समझते हैं कि 50 लाख से ऊपर और 200 लाख तक है तो प्रीमियम कितना होगा। जी हाँ, 50 लाख से 200 लाख तक है तो गारंटी फीस जो होगा वो सभी के लिए 1.80% प्लस रिस्क प्रीमियम एज पर द गाइडलाइन ऑफ ट्रस्ट है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, गारंटी प्रोवाइड करने के लिए गारंटी फीस लेती है तो क्रेडिट फैसिलिटी के हिसाब से और बोरोवर के हिसाब से वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फैसिलिटी अगर 5 लाख तक है तो सभी कैटेगरी के लिए 1% प्लस रिस्क प्रीमियम लगेगा। अगर क्रेडिट फैसिलिटी 5 लाख से 50 लाख तक है तो वुमेन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और माइक्रो के लिए है 1.35% प्लस रिस्क प्रीमियम एंड अदर्स के लिए 1.50% प्लस रिस्क प्रीमियम। और लेकिन 50 लाख से ऊपर है तो सभी के लिए 1.80 प्लस रिस्क प्रीमियम लगेगा। अब यहाँ पर समझते हैं रिटेल ट्रेड है। अगर रिटेल ट्रेड है तो रिटेल ट्रेड में जो गारंटी कवरेज जो मिलता है वो 50% ऑफ लोन मिलता है या 50 लाख मिलता है और इसमें मैक्सिमम लोन 100 लाख कर सकते हैं। तो इसमें जो गारंटी फीस पे करनी पड़ेगी उसका जो परसेंटेज होगा एनुअल गारंटी फीस का वो 2% प्लस रिस्क प्रीमियम एज पर एक्सटेंड गाइडलाइन ऑफ ट्रस्ट है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर समझ में आया होगा कि 5 लाख तक सभी के लिए 1% प्लस रिस्क प्रीमियम है और 5 से 50 लाख तो वुमेन है तो 1.35% प्लस रिस्क और अदर 1.5% प्लस रिस्क। तो जी हाँ दोस्तों, रिटेल ट्रेड के लिए जो रिस्क प्रीमियम होगा 2% प्लस रिस्क प्रीमियम होगा। रिटेल ट्रेड के लिए जो एनुअल गारंटी फीस होगा 2% प्लस रिस्क प्रीमियम। चलिए समझते हैं अब एनुअल गारंटी फीस जो है। एनुअल गारंटी फीस लेके सीजीटीएमएससी ट्रस्ट है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको गारंटी प्रोवाइड करती है और उस गारंटी के आधार पर बैंकें लोन देती हैं और वो अपना बिजनेस जो है बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। तो जो एनुअल गारंटी फीस होती है वो किस तरीके से चार्ज किए जाते हैं वो देख लीजिए कि एनुअल गारंटी फीस विल बी चार्ज ऑन द गारंटीड अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर on the outstanding for the remaining tenure of the credit facility sanctioned or renewed to micro small enterprises। जी हाँ, पहले साल के लिए जितना गारंटीड है, मान लीजिए 2 करोड़ का लोन है तो उसमें मैक्सिमम 1.5 करोड़ अगर कवरेज है तो पहले साल जो फीस होगी 1.5 करोड़ पर होगी और उसके बाद उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट या रिन्यूअल कुछ होता है तो उस आधार पर रिमेनिंग टेन्योर के लिए होगी। ठीक है सर। और इन केस ऑफ टर्म लोन, अगर टर्म लोन है तो एनुअल गारंटी फीस जो है वो 31 दिसंबर के बैलेंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस के आधार पर तय की जाएगी और अगर सीसीओडी है तो उस कैलेंडर ईयर में जो पिक पर पहुंचा हुआ है उस पिक के आधार पर, पिक पर पहुंचा हुआ लिमिट जो अवेल किया हुआ है उसके आधार पर उसकी गारंटी फीस कैलकुलेट की जाएगी। इन केस ऑफ टर्म लोन एनुअल गारंटी फीस वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर अगेंस्ट ईच गारंटी अमाउंट एंड फॉर वर्किंग कैपिटल एनुअल गारंटी फीस वुड be calculate on maximum peak working capital limit availed by the borrower enterprises during the previous calendar year। मतलब अगर टर्म लोन है तो 31 दिसंबर का बैलेंस देखा जाएगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उस पर गारंटी फीस कैलकुलेट कर दी जाएगी और अगर सीसीओडी है तो उस कैलेंडर ईयर में पिक पर वर्किंग कैपिटल जहाँ पर गया है उसको उस पर गारंटी फीस जो है वो पे कर दी जाएगी। लेकिन पहले साल जो गारंटी फीस है टोटल कवरेज जितना है, टोटल जो गारंटी अमाउंट है उस पर की जाएगी। सपोज 2 करोड़ का अगर लोन सैंक्शन हुआ है तो गारंटी अमाउंट अगर 1.5 करोड़ आता है 75% मैक्सिमम तो 1.5 करोड़ पे फीस की जाएगी। उसके बाद जो है अगर टर्म लोन है तो 31 दिसंबर का बैलेंस के आधार पर देखी जाएगी और अगर सीसीओडी है तो कैलेंडर ईयर के लिए जो भी पिक पर पहुंचा हुआ लिमिट उस पर की जाएगी। दोस्तों आप देखते हैं कि जो एनुअल सर्विस फी होता है, एनुअल गारंटी फीस होता है वो एक्चुअली में डिफरेंशियल रेट के आधार पर होता है और वो डिपेंड करता है कि उस बैंक का एनपीए लेवल कितना है, फिर क्लेम पे आउट रेशियो कितना है, तो इसके आधार पर भी उसमें रिस्क प्रीमियम ऐड होता है। तो ये डिफरेंट होता है। अब इसको समझते हैं हम कि जो डिफरेंशियल रेट किस तरह से होता है, रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिस्क प्रीमियम 2 तरीके से होता है, या तो उनका एनपीए लेवल कैसा है और उनका क्लेम पे आउट रेशियो कैसा है। तो अगर एनपीए लेवल देखा जाए, अगर एनपीए लेवल 0 से 5% है तो स्टैंडर्ड रेट लगेगा और अगर 5% से ज़्यादा 10% है तो 10% अब स्पेसिफिक रेट लगेगा, स्टैंडर्ड रेट लगेगा। 10% से ज़्यादा है 15% है तो 15% अब स्टैंडर्ड रेट लगेगा। 15% से 20% है तो 20% अब स्टैंडर्ड रेट लगेगा और अगर एनपीए जो है 20% से ज़्यादा है तो 25% अब स्टैंडर्ड रेट लगेगा। मतलब जो रिस्क प्रीमियम एनपीए का डिपेंड करेगा कि उसके परसेंटेज ऑफ एनपीए कितने हैं। मैक्सिमम 25% ऑफ स्टैंडर्ड रेट 20% से ज़्यादा है तो। अब ठीक उसी तरह रिस्क प्रीमियम डिपेंड करता है क्लेम पे आउट से कि कितने क्लेम पे आउट रेशियो परसेंटेज जो है वो है, उसके आधार पर भी रिस्क प्रीमियम तय होगा। अगर क्लेम 0 से 5% है, उनके 0 से 5% है तो स्टैंडर्ड रेट लगेगा।
5% से ज़्यादा 10% क्लेम पे आउट रेशियो है तो 10% ऑफ स्टैंडर्ड रेट लगेगा। अगर 10% से 15% है तो 15% ऑफ स्टैंडर्ड रेट लगेगा। अगर 15 to 20% तो 20% ऑफ स्टैंडर्ड रेट लगेगा। और अगर 20% से ज़्यादा है तो 25% ऑफ स्टैंडर्ड रेट लगेगा। तो जी हाँ, चार्जिंग ऑफ एनुअल फीस, गारंटी फीस एट डिफरेंशियल रेट डिपेंडिंग अपॉन एनपीए लेवल एंड क्लेम पे आउट। क्लेम पे आउट का परसेंटेज कितना है और एनपीए लेवल का परसेंटेज कितना है, उसके आधार पर डिपेंड करेगा। मैक्सिमम 25% ऑफ स्टैंडर्ड रेट और मैक्सिमम पे आउट जो उसका होगा वो भी 25% ऑफ स्टैंडर्ड रेट है अगर 20% से ज़्यादा है, एनपीए 20% से ज़्यादा है। तो ये रिस्क प्रीमियम इसके आधार पर होता है और ये जो है स्टैंडर्ड रेट के साथ जुड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स को जिनको बैंक लोन देती है उनका पेमेंट जो है एनुअल गारंटी फीस का किस तरह से होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गारंटी का फीस अगर उनको नहीं मिलेगा सीजीटीएमएससी को तो कवरेज कैसे देगा। तो ये जो है कब पेमेंट करना चाहिए, कैसे पेमेंट करना चाहिए, आइए इसमें समझते हैं कि पेमेंट ऑफ एनुअल गारंटी फीस कैसे होता है। जी, एनुअल गारंटी फीस इज टू बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट। मतलब जिस खाते को सैंक्शन किया है, जिस बोरोवर को लोन सैंक्शन किया है सीजीटीएमएससी के तहत, अगर उसका पहला डिसबर्समेंट किए हैं तो डिसबर्समेंट के 30 दिनों के अंदर उसकी गारंटी फीस चली जानी चाहिए। या दूसरा कंडीशन है आर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड एडवाइस सीजीडेन ऑफ गारंटी फी व्हिच एवर इज लेटर आर सच डेट एज स्पेसिफाइड बाई ट्रस्ट। मतलब अगर पहला डिसबर्समेंट किया उसके 30 दिनों के अंदर या एक डिमांड एडवाइस जनरेट हुआ है सीजीडेन के आधार पर गारंटी फी मांगा गया है तो उस के 30 दिनों तक जो भी बाद में आए उसको उसके अंदर पे करना है एनुअल गारंटी फीस का। तो सरल तरीके समझ लीजिए, अगर लोन डिसबर्स हुआ है पहले डिसबर्समेंट से 30 दिन के अंदर या डिमांड एडवाइस जारी किया गया है सीजीटीएमएससी के तहत तो उसके 30 दिनों के अंदर विच एवर इज लेटर, एनुअल गारंटी फीस जो होती है 15 अप्रैल से पहले ट्रस्ट को भेज दी जानी चाहिए। एनुअल गारंटी फीस इज टू बी पेड बिफोर 15 अप्रैल ईच ईयर और एनी अदर स्पेसिफाइड डेट बाय द ट्रस्ट। हर साल 15 अप्रैल से पहले एनुअल गारंटी फीस जो है ट्रस्ट को चली जानी चाहिए सीजीटीएमएससी को, या उनके द्वारा कोई स्पेसिफाइड डेट दिया गया है तो उसके आधार पर चली जानी चाहिए। तो ये एनुअल गारंटी फीस का हम पेमेंट किस तरह से किए इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए। अब बात करते हैं कि रिवाइवल ऑफ क्लोज्ड अकाउंट। रिवाइवल ऑफ क्लोज्ड अकाउंट, क्लोज्ड अकाउंट मतलब क्या होता है। अगर क्लोज्ड अकाउंट इसको बोलेंगे अगर किसी का गारंटी फीस नहीं पे किए हैं, गारंटी फीस रुक गया है, डिले पेमेंट हुआ है तो उनको क्या उनकी गारंटी कवरेज क्लोज्ड हो जाते हैं, गारंटी कवर नहीं मिलता है क्योंकि एनुअल आधार पर फीस भेजी जानी जाती है। अगर फीस नहीं गई तो गारंटी क्लोज हो जाता है। तो ऐसे अकाउंट को भी रिवाइव किया जा सकता है, गारंटी फिर से ली जा सकती है। तो वो क्या क्या कंडीशन हम देखते हैं कि कैसे रिवाइव कर सकते हैं ऐसे गारंटी की। तो देखते हैं कि इफ़ गारंटी, अब गारंटी क्लोज कैसे होता है ड्यू टू नॉन पेमेंट, अगर हमने पेमेंट नहीं किया। इफ़ गारंटी अकाउंट गेट्स क्लोज ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एनुअल गारंटी फीस, द गारंटी अंडर द स्कीम शेल नॉट बी अवेलेबल एंड रिक्वेस्ट ऑफ रिवाइवल अकाउंट और डिलेड पेमेंट विल बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अगर हमने पेमेंट नहीं किया है गारंटी फीस का या डिलेड पेमेंट किया है तो गारंटी उनमें अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे खातों को क्लोज्ड अकाउंट बोलते हैं गारंटी के लिए। इनको रिवाइव कर सकते हैं बशर्ते वो कंडीशन होनी चाहिए कि उनमें रिक्वेस्ट ऑफ रिवाइवल अकाउंट विल हैव टू बी सबमिटेड विद इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो उनके रिक्वेस्ट है रिवाइवल के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसकी रिक्वेस्ट चली जानी चाहिए और अकाउंट जो है रेगुलर होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए एज ऑन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट। लेकिन ट्रस्ट के पास ये अधिकार रहता है कि वो इसको रिजेक्ट कर सकता है अगर वो अकाउंट जो है 180 दिनों के अंदर फिर एनपी हो जाता है तो। जी हाँ, द ट्रस्ट रिजर्व the right to reject the claim if the account turns NPA within 180 days from the date of revival of account। अगर उस अकाउंट को रिवाइव किया है सीजीटीएमएससी ट्रस्ट ने और उसके 180 दिन के अंदर फिर एनपीए हो जाता है तो उसको ट्रस्ट के पास अधिकार रहता है कि उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ रिवाइवल अकाउंट में देखिए कि अब वो अकाउंट जो है रेगुलर होना चाहिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसकी रिक्वेस्ट चली जानी चाहिए और उसका जो अकाउंट है स्टैंडर्ड होने के बाद अगर 180 दिनों के अंदर फिर एनपी हो जाता है तो ट्रस्ट के पास, सीजीटीएमएससी के पास ये अधिकार रहता है कि उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। जी आप समझते हैं जो फीस डिले होता है उसको पे करने के लिए कितना पेनल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एनी फी ड्यू टू MLI करंट एंड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विल बी डिमांडेड अलॉन्ग विद द पेनल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% प्लस बैंक रेट पर एनम एंड एडिशनल रिस्क प्रीमियम एट द रेट 15% ऑफ स्टैंडर्ड रेट। जी हाँ, अगर डिलेड पेमेंट है करंट एंड प्रीवियस ईयर का
तो उसमें बैंक रेट प्लस 4% के आधार पर पेनल्टी दी जाती है, और स्टैंडर्ड रेट का 15% जो है वो रिस्क प्रीमियम ऐड करके उनको फीस भेजी जाती है, तभी जाके रिवाइवल होते हैं क्लोज्ड अकाउंट का। दोस्तों अब बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आता है वो क्लेम और इन्वोकेशन ऑफ गारंटी का। जी हाँ, कि जब एनपीए हो जाता है खाता, या खाता ख़राब हो जाता है, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आता है कि कैसे क्लेम और उसके रूल्स क्या हैं इन्वोकेशन ऑफ गारंटी की। तो आइए समझते हैं कि क्लेम एंड इन्वोकेशन ऑफ गारंटी कैसे होता है। सबसे पहले बात जानते हैं कि द लॉक इन पीरियड ऑफ क्लेम इज़ 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट डिसबर्समेंट। मतलब 18 महीने का जो लॉकिंग पीरियड होता है वो लास्ट डिसबर्समेंट से 18 महीना, और गारंटी स्टार्टेड विच एवर इज लेटर, या तो लास्ट डिसबर्समेंट से 18 महीना हो जाता है तब हम क्लेम कर सकते हैं, या गारंटी जो है स्टार्ट हुआ है उस डेट से 18 महीना विच एवर इज लेटर, जो बाद में आता है। गारंटी मिला है आज उस तारीख से, या लास्ट डिसबर्समेंट हुआ उस तारीख से 18 महीने के बाद ही हम क्लेम कर सकते हैं। जब इसको समझते हैं इस तरीके से और वो 6 महीने में एनपीए हो गया तो आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि 18 महीने का लॉकिंग पीरियड है। लास्ट डिसबर्समेंट से 18 महीना या गारंटी स्टार्ट डेट से 18 महीना विच एवर इज लेटर, तब हम क्लेम कर सकते हैं। वो लॉकिंग पीरियड है, 18 महीना हमको इंतजार करना ही पड़ेगा, तभी जाके यहाँ क्लेम कर सकते हैं, इन्वोकेशन ऑफ गारंटी कर सकते हैं और सीजीटीएमएससी से पैसा मांग सकते हैं। जी आप समझते हैं कि हमको एनपीए होने के बाद कितना समय मिलता है गारंटी क्लेम करने के लिए। अगर खाता एनपीए हुआ है 15 मार्च 2018 के बाद, फॉर एनपीए आफ्टर 15 मार्च 2018, तो हमको समय मिलता है गारंटी क्लेम करने के लिए 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनपीए। जी हाँ, अगर अकाउंट जो है सीजीटीएमएससी के अंदर कवरेज है और प्रॉपर तरीके से कवरेज है और वो अकाउंट एनपीए होता है, और एनपीए जो है 15 मार्च 18 के बाद हुआ है, तो हमको डेट ऑफ एनपीए से 3 साल का समय मिलता है क्लेम करने के लिए, गारंटी का पैसा मांगने के लिए। और अगर एनपीए 15 मार्च 2018 से पहले का है तो उसके लिए कंडीशन 2 बनती है कि 15 मार्च 18 के पहले का एनपीए है तो अगर उसमें देखा जाएगा कि सैंक्शन कब हुआ है। अगर 1 जनवरी 2013 के पहले का सैंक्शन हुआ है, इफ सैंक्शन बिफोर 1 जनवरी 2013, देन फर्स्ट जो उसमें टाइम मिलता है कि 1 साल, डेट ऑफ एनपीए से 1 साल का मिलेगा समय क्लेम करने के लिए। और अगर 1 जनवरी 2013 के बाद सैंक्शन हुआ है तो डेट ऑफ एनपीए से 2 साल मिलेगा। जी हाँ, इसको सरल तरीके से समझते हैं कि अगर कोई खाता एनपीए होता है तो हम क्लेम मांगते हैं, गारंटी कवर जो हुआ है उसका पैसा मांगते हैं सीजीटीएमएससी से, तो 18 महीने का लॉकिंग पीरियड है डेट ऑफ लास्ट डिसबर्समेंट से, या गारंटी स्टार्ट विच एवर इज लेटर। और 18 महीना हो गया तब भी देखते हैं कि वो एनपीए है वो मार्च 18 का है, 15 मार्च 18 के बाद का है, तो हमको उसको क्लेम करने के लिए 3 साल का समय मिलेगा। उस डेट ऑफ एनपीए से 3 साल के अंदर कभी भी क्लेम कर सकते हैं, फिर पैसा मांग सकते हैं सीजीटीएमएससी से। लेकिन अगर 15 मार्च 2018 से पहले का अकाउंट है तो उसमें देखा जाएगा कि उसमें सैंक्शन कब हुआ है। सैंक्शन अगर 1 जनवरी 2013 से पहले का हुआ है तो 1 साल मिलेगा डेट ऑफ एनपीए से, और सैंक्शन अगर 1 जनवरी 2013 के बाद का हुआ है तो 2 साल मिलेगा डेट ऑफ एनपीए से। जी हाँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्लेम और इन्वोकेशन ऑफ गारंटी के लिए कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहला कंडीशन, प्री कंडीशन है कि लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब अगर आप सीजीटीएमएससी क्लेम मांग रहे हो तो 18 महीना तो लॉकिंग पीरियड है, फिर मार्च 18 के बाद का एनपीए है तो आपको 3 साल का समय मिलेगा क्लेम करने के लिए। लेकिन क्लेम करने से पहले आपको लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करना है, ये मैंडेटरी है, ये प्री कंडीशन ऑफ क्लेम है। लेकिन ये प्री कंडीशन जो है 50,000 तक के आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट के लिए वेब्ड है, बशर्ते जनरल मैनेजर के रैंक के जो कमेटी है वो उसको वेब्ड करे कि इसमें लीगल प्रोसीडिंग की ज़रूरत नहीं है, तभी उन्हीं के लिए लीगल प्रोसीडिंग का वेब किया है 50,000 तक के बैलेंस का। लेकिन उसके ऊपर का बैलेंस है तो लीगल प्रोसीडिंग मस्ट है, मैंडेटरी है अगर आप क्लेम मांग रहे हैं सीजीटीएमएससी से। जी हाँ, अगली बात देखते हैं कि जैसे ही क्लेम करते हैं ट्रस्ट सेल पे 75% ऑफ गारंटीड अमाउंट विद इन 30 डेज। जी हाँ, जैसे ही क्लेम करते हैं, क्लेम करने के बाद सीजीटीएमएससी ट्रस्ट है वो 75% ऑफ गारंटीड अमाउंट जो है विद इन 30 डेज दे देता है। 75% तुरंत दे देता है 30 डेज के अंदर, और बैलेंस जो 25% है वो गारंटीड अमाउंट जो है पूरी रिकवरी प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद मिलता है। द बैलेंस 25% ऑफ गारंटीड अमाउंट विल बी पेड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग। जी हाँ, 75% विद इन 30 डेज आप क्लेम लॉज मिल जाएगा गारंटीड अमाउंट का, और बैलेंस 25 जो है ऑल लीगल रिकवरी प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगा तब आपको 25% मिलेगा। ऐसे जो रिकवरी प्रोसीडिंग है वो एज्यूम करता है कि 3 साल का उसका सेटलमेंट का टाइम रखता है। MLI मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इज कंसिडर्ड एज कंक्लूजन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग प्रोवाइडेड मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फर्स्ट क्लेम हैज़ बीन लैप्स। जी हाँ, पहले क्लेम जो 75% आने के बाद वो मिनिमम पीरियड जो है 3 ईयर्स लेता है वो प्रोसीडिंग्स के लिए,
और उसको कंक्लूजन समझता है और सेटलमेंट के लिए फर्स्ट क्लेम से वो उसको लैप्स मानता है और उसके अंदर रिकवरी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। जो भी प्रोसीडिंग्स आएंगे रिकवरी का वो जो है ट्रस्ट को रेमिट कर दी जाएगी, क्योंकि ये राइट ऑफ सब्रोगेशन होता है। राइट ऑफ सब्रोगेशन के आधार पर CGTMSE गारंटी के तहत जो पैसा मिला है, अगर उसके बाद सेल ऑफ गुड्स होता है, सेल ऑफ एसेट्स होता है, सरफेसी एक्शन चलता है, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकता है, तो जो पैसा आएगा वो CGTMSE ट्रस्ट को जाएगा। Whatever assets available were sold off and the amount is remitted to CGTMSE ट्रस्ट। जी हाँ, उसके बाद जो भी पैसा आएगा बेचने पर वो CGTMSE को वापस की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, CGTMSE के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम पे जान पाए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ कि सरल तरीके से आप समझ पाए होंगे कि CGTMSE क्या है। CGTMSE एक ट्रस्ट है जिसको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था में उनको योगदान करने के लिए, उनके बिजनेस आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए बिना कोलेटरल और बिना थर्ड पार्टी के तहत गारंटी के तहत लोन प्रोवाइड करना CGTMSE का उद्देश्य है। तो भारत सरकार और सिडबी मिलकर CGTMSE ट्रस्ट की स्थापना किए हैं और दोनों मिलकर बैंकों को गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि आप लोन दीजिए, अगर कुछ खराब होता है तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो गारंटी के एवज में वो कुछ फीस लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रेट्स रखे हैं जो अलग अलग कस्टमर और अलग अलग अमाउंट के आधार पर अलग अलग होता है, और उस फीस के आधार पर एनुअल गारंटी फीस और एनुअल सर्विस फीस के आधार पर गारंटी प्रोवाइड करती हैं। यूनिट चलते रहते हैं। अगर यूनिट ख़राब हो जाता है तो गारंटी जो हम इन्वोक करते हैं, क्लेम मांगते हैं, तो क्लेम करने के बाद 75% CGTMSE द्वारा 1 महीने के अंदर 30 डेज़ में दे दिए जाते हैं, और बाकी जो 25% है वो ऑल रिकवरी प्रोसीडिंग कंक्लूड होने के बाद मिलता है। तो इसी तरह CGTMSE गारंटी कवरेज का पूरा हिस्सा आप समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सरल तरीके से ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग प्रमोशन और इंटरव्यू से रिलेटेड या बैंकिंग गतिविधियों से रिलेटेड वीडियो के साथ आपके साथ आता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने अपना काम किया है, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए। अब आप भी एक छोटा सा काम कर दीजिए, एक अच्छा सा लाइक दे दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट दे दीजिए, जिससे मेरा हौसला अफजाई हो और मैं बढ़िया नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ एक नया वीडियो आपके साथ ला सकूं। जी हाँ, आप सभी की सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।